अस्सलाम वालेकुम क्लास। टेक्निकल एसईओ है और टेक्निकल एसईओ का ये बेसिकली दूसरा लेक्चर है और आखिरी भी। इसमें हमने आज कुछ चीज़ें पढ़नी जिनमें पेज स्पीड एनालिसिस होगा, हमारा रोबोट टीएक्सटी फाइल क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि आपका जो गूगल सर्च कंसोल है उसको हम ऐड कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। मतलब आसान लफ्जों में गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे गूगल एनालिटिक्स को, उसका सेटअप या वही वाली बात को उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ये पेज स्पीड एनालिसिस के साथ। पेज स्पीड की बात करें तो आप ये समझ लें कि आपका जो एसईओ है ना वेबसाइट की, वो इनकम्प्लीट है जब तक आप अपने पेज स्पीड एनालिसिस को नहीं देखें या लोड टाइम को नहीं देखें, क्योंकि आपका ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपकी ट्रैफिक के ऊपर। मैं अगर किसी चीज़ को सर्च करता हूँ और एक लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और वो लिंक अगर कोई 3, 4, 5, 6 सेकंड तक जा रहा है, तो उसके बाद मुझे होगा कि यार या तो ये लिंक सही है ही नहीं, मतलब ये ओपन ही नहीं होना, या मैं कोई दूसरी चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी ट्रैफ़िक है ना, तो चाहे वो आपकी पोटेंशियल ट्रैफ़िक क्यों ना हो, वो भाग जाती है। तो ये वो चीज़ें जिनका मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि हम जिन चीज़ों को बाद दफ़ा कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि यार चलो इसकी खैर है, इसको बाद में देख लेंगे। और जैसे मैंने लास्ट सेक्शन में कहा था कि हम जिन चीज़ों को ये समझते हैं वही चीज़ें हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी एसईओ पे इफ़ेक्ट डाल रही है। तो पेज स्पीड के जो एनालिसिस के लिए ना हम लोग मोस्टली 2 टूल्स को यूज़ करते हैं। एक होता है पेज स्पीड इनसाइट्स बाय गूगल और दूसरा होता है जीटी मैट्रिक्स। मैं पर्सनली पहले वाले को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि वो गूगल का अपना है तो ज़रा रेलेवेंसी के लिहाज़ से, एक्यूरेसी के लिहाज़ से ज़रा वो थोड़ा रिलाई आप कह सकते हो कि मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ। खैर ऐसी बात नहीं कि दूसरे काम वो करें, लेकिन आपको पता है हर जो टूल है उसका जो स्टैट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो इसको ज़रा आज देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। पेज स्पीड इनसाइट्स। अच्छा, जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये शो होगा, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट। अब इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाल लेते हैं। अच्छा, एक तो मेरी वेबसाइट वो है जिसमें मैं हर चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, dreamingapartment.com। अब जो वेबसाइट है वो एक तो नई है और दूसरी थोड़ी छोटी भी है, तो आई गेस शायद उसमें हमें इतना ज़्यादा डेटा मिले भी ना। तो अब अगर आपने जो किसी वेबसाइट की किसी भी वेबसाइट की अगर आपने स्पीड देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास उसका एक्सेस है या नहीं है, वो आपकी अपनी वेबसाइट है या नहीं। होराइन। अच्छा, ये अब इसने हमें मोबाइल के लिहाज से भी कुछ वो दिए हैं रिजल्ट्स, और कुछ इसने हमें अगर ऊपर मैं चेंज करूँ तो डेस्कटॉप के लिहाज से हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएँगे। पहले डेस्कटॉप वाले देख लेते हैं हम। चीज़ें तो वही हैं ऑब्वियसली, वो मोबाइल के लिहाज से होगा, डेस्कटॉप के लिहाज से होगा। उनमें जो हेडिंग्स हैं या जो उनके आप कह लें चीज़ें हैं वो तो वही होंगी। तो इसको हम देखते हैं, जहाँ पे खैर अभी लोडिंग हो रही है। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। बाज़ दफ़ा कुछ वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उनके एनालिसिस में उसको करने में टाइम लग जाता है। तो स्टार्ट हम यहाँ करते हैं हमारी परफ़ॉर्मेंस से। ये परफ़ॉर्मेंस ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस है। देखिए, इस पेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि यार स्पीड ज़्यादा है, कम है, बस बात खत्म। उसके अंदर एक-एक चीज़ होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये सारों का एनालिसिस है। तो ये होरैन डॉट पीके माशाल्लाह से इधर आ रही है ट्रेड मार्क में, ठीक है? 50 से ऊपर होती है तो हम कहते हैं कि यार ठीक है, स्कोर 50 से ऊपर है तो हम कह सकते हैं मॉडरेट है। तो इसका 42 पे है। तो अब देखते हैं हमें क्या-क्या चीज़ें बताई हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे आ रही है। और माशाल्लाह से अगर ये देखें तो सारा कुछ ही रेड आ रहा है। तो देखते हैं क्या-क्या चीज़ें। सबसे पहली चीज़ लिखी है फर्स्ट कंटेंटफुल पेज। अच्छा, फर्स्ट कंटेंटफुल पेज बेसिकली ये होता है कि आपका जब आपने किसी ने आपकी वेबसाइट खोली तो पहला एलिमेंट उसे दिखने में कितना टाइम लगा। आपने जब लिखा abc.com आपने एंटर दबाया तो उनमें जब जो वेबसाइट सामने आएगी उसमें जो भी पहली चीज़ चाहे वो आपकी इमेज हो, कोई कंटेंट हो, इसे हमने उसको एलिमेंट दे दी। फिर फर्स्ट एलिमेंट देखने में आपको कितना टाइम लगा? तो ये आ रहा है इसका 0.9 सेकंड आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो कि ज़्यादा है, तभी यहाँ पे रेड में आ रहा है। फिर इसमें इसमें लिखा हुआ टाइम टू इंटरैक्टिव, जिसे हम फर्स्ट इनपुट डिले भी कहते हैं।
ठीक है। ये बेसिकली आपका इंटरेक्शन टाइम होता है कि जब आपकी ऑडियंस को आपका वेब पेज नजर आया ब्राउजर पे, तो ब्राउजर से वो कितने टाइम में अवेलेबल हो जाती है यूजर के लिए कि वो उससे इंटरेक्ट कर सके। तो इसका जो आइडियल टाइम होता है वो कहते हैं 100 मिली सेकेंड्स, नॉट 100 सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, और ये है 6.5 सेकेंड। तो ऑब्वियसली ये 100 मिली सेकेंड की निस्बत तो ये काफी ज्यादा है। फिर इसमें इन्होंने बताया स्पीड इंडेक्स भी आपका रेड में आ रहा है, और स्पीड इंडेक्स बेसिकली होता है कि कितना जल्दी आपका कंटेंट आपके यूजर को डिस्प्ले हो जाता है जबकि आपका पेज लोड हो रहा होता है। मतलब कभी आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे भी ये गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है, मतलब लोडिंग हो रही थी लेकिन आपको थोड़ा बहुत कंटेंट या हाफ कंटेंट नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो होता है स्पीड इंडेक्स में, ठीक है, कि आपको कितना जल्दी, कितनी तेजी से आपको जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है वो यूजर को, आपके ऑडियंस को देखना शुरू हो जाए जबकि आपका पेज अभी लोड हो रहा होगा। पिछले इसमें मुख्य और चीजें जैसे टोटल ब्लॉकिंग टाइम हो गया। टोटल ब्लॉकिंग टाइम को अमूमन इस तरह को इन्होंने कोई प्रॉपर की चीज बताई नहीं थी। वो ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम होता है इन दोनों के दरमियान, जो आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट हो गया और टाइम टू इंटरेक्टिव, इन दोनों के दरमियान का जो टाइम होता है वो कहते हैं इसे ये लोग कहते हैं टोटल ब्लॉकिंग टाइम। फिर है इसमें जैसे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका 2 सेकंड लिखा है, मतलब ये फिर भी नहीं, ये थोड़ा सा लाइट रेड है मुझे लग रहा है। अच्छा ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है कि आपकी एक वेबसाइट है, उसमें जो सबसे बड़े साइज की जो भी, चाहे वो इमेज हो गया कोई भी एलिमेंट होगा, वो कितनी देर में आपकी ऑडियंस को दिखता है। तो उसका जो टाइम हो कहते हैं वो होता है 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। तो 2 सेकंड है, इसलिए तो इसलिए मुझे देखा ना थोड़ा सा वो कम रेड लग रहा है, शायद ये येलो, वैसे तो येलो होना चाहिए था। तो ये भी वैसे ना येलो, हाँ इसका मतलब ये मॉडरेट है, ठीक है, कोई ऐसी इसमें आपके लिए मसले वाली बात नहीं है। फिर इसमें है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अच्छा ये होता है कभी कभार आप नोट करेंगे कि आपने वेबसाइट एक एंटर की और वो वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, ठीक है, और आप ऐसी किसी लिंक पे क्लिक करने लगे हो तो अभी वो प्रॉपर बेसिकली लोड हुई नहीं होती और वो एकदम दोबारा बिल्कुल प्रॉपरली लोड होती है, ये जो लिंक है एकदम ऊपर नीचे हो चला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि कितने सेकंड्स के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली स्टेबल हो रही है, और वो इसका आइडियल टाइम होना चाहिए, इट शुड बी 0.1, और ये तो बिल्कुल ही जीरो है। मतलब ये तो बहुत ही माशाल्लाह एग्जैक्ट हुआ है कि जो आइडियल टाइम है उससे भी थोड़ा सा कम है। तो ये कुछ स्टैट्स वगैरह थे। ये टीम ऐप दिखा रहे हैं कि स्टार्ट जब आप इनकी वेबसाइट एंटर करते हो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर जाके इस तरह ये विजिबल होना शुरू हो जाती है। फिर इसमें इन्होंने आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज बताई कि किन किन चीज़ों को आप जो है वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा ये ट्री मैप में इन्होंने सेकंड्स वगैरह नहीं बताया कुछ ना, कि इसने ये कौन से सेकंड पे ये कौन सा, बस इन्होंने हमें इससे अंदाजा हो रहा है कि शुरू में बिल्कुल भी कुछ अवेलेबल कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसके बाद जाके कुछ सेकंड बाद आ रहा होता है। तो खैर इसी तरह कुछ अपॉर्चुनिटीज उन्होंने बताई हुई हैं। सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट। अच्छा नेक्स्ट जेन फॉर्मेट यहाँ पे मतलब ये कि आप लोगों को पता होगा कि एक आम फॉर्मेट जो हम सुनते हैं अपनी लाइफ में वो होता है पीएनजी फॉर्मेट हो गया, कोई जेपीजी फॉर्मेट हो गया, जिसके बारे में हम सब ने सुना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो क्लाउड पर हैं, जिनका यूज करके आप अपने इमेजेस को आप कह लें कि बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे वेबपी हो गया। क्योंकि जब भी हम पेज स्पीड की बात करते हैं ना कि यार इस वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम है, तो दो मेन बातें हमारे जहन में आती है, ठीक है। एक तो आती है कि इसका जो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस है वो या तो अनयूज रखा हुआ है या कोई इसके उसमें कोई मसला है, कि आपने जो वेबसाइट पे आप कह लें जो वीडियोस लगाई हुई हैं या जो तस्वीरें लगाई हुई हैं वो है हैवी इमेजेस है। तो आपने कभी सुना होगा कि यार हमारे जो वेबसाइट की पेज स्पीड है बड़ी स्लो होता है, हम हमेशा कहते हैं यार अपने वेब डेवलपर को बोलो कि जो वेबसाइट का जो साइज है ना वो कंप्रेस करें, और वो हमेशा आगे क्या कहते हैं कि सर वो साइज कम करूंगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप वेब फ्री फॉर्मेट यूज करो। वेब फ्री फॉर्मेट में क्या होता है कि आपकी जो इमेज का साइज होता है ना उसको कम कर दिया जाता है, उसमें क्वालिटी भी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कम साइज में भी जो आपको क्वालिटी है वो बेहतरीन मिलती है, क्योंकि हम सबको पता है कि हैवी इमेजेस हमेशा आपकी वेबसाइट को स्लो करती हैं। इसी तरह हमने जैसे अभी बात की रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट ना, तो बाज़ दफ़ा होता है कि आप कोई नया इफेक्ट डालते हो, कोई नया एलिमेंट डालते हो और जो पुराना जावास्क्रिप्ट होता है उसको आप डिलीट करना भूल जाते हो, और वो किसी मकसद के लिए होता भी नहीं, वो अनयूज्ड होता है। तो इस तरह के जितने भी जावास्क्रिप्ट होते हैं वो फिर आपकी जो लोडिंग टाइम है उसको बढ़ाते हैं। तो ये हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बड़ा फ़र्क डालती है आपके ना। तो बहुत सी मैंने वेबसाइट ऐसी देखी हैं जिनका जो परफॉर्मेंस होती है वो 90 प्लस होती है। तो जब
अगर आपको शायद इस बात की नो हो या ना हो, जो एक अच्छे ऑफिसेज होते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो कभी भी आप एक जो एसईओ होते हैं, वो एक या दो बंदों पे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एसईओ इतनी बड़ी आप कर ही नहीं सकते। मेरी बात सुनो यार, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ आपको पेज स्पीड्स के सारे स्टैट्स बताना शुरू कर दूं ना, ठीक है, तो हम लोग को उसी में एक एक घंटा लग जाए चीजों को समझने में। ठीक है, अभी सिर्फ समझने की बात हो रही है, और अभी सिर्फ एक लेक्चर के सिर्फ एक टॉपिक की बात हो रही है। तो इतनी ये बड़ी और इतनी वास्ट फील्ड है, एक या दो बंदा नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन्होंने प्रॉपर टीम्स रखी होती हैं। फिर में 3 से 4 बंदे ऑन पेज के हैं, 3 से 4 बंदे टेक्निकल एसईओ के हैं, 3 से 4 बंदे ऑफ पेज के हैं। कम से कम भी और कुछ नहीं तो 2 कंटेंट राइटर्स होते हैं, 2 ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, दो उनके पास वीडियो एडिटर्स होते हैं। मतलब एसईओ की टीम रखना मजाक नहीं है, एसईओ का काम करना मजाक नहीं होता है, आपको प्रॉपर टीम रखनी पड़ती है। हम लोग को ये लगता है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम ये कहते हैं कि थोड़ा एक बंदा हायर कर लेते हैं, उसको थोड़ी पे बढ़ा देंगे, उसको हम कह देंगे चलो यार हम 60,000 70,000 दे देंगे। और ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इतनी ज्यादा कि 60 70 का फिगर सुन के आपको ये होता है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा, कोई मसले नहीं, मैं कर लूंगा, 60 70 हजार भी तो मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जो क्या कहते हैं संडे भी आपका ऑन कर दिया जाए, आपकी वो टाइमिंग भी बढ़ा दी जाए, आपका ओवर टाइम लगा के आपको ओवर टाइम की फीस भी ना दी जाए, सैलरी भी ना दी जाए। हम उस सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और एंड में हमारे पास फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता। उसकी वजह ये है कि इम्पॉसिबल है कि आप ये कहो कि यार मुझे एसईओ जो बेहतरीन चाहिए, क्या बेहतरीन हो नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि कुछ टाइम पहले तक आपका अगर ऑफ पे थोड़ा तगड़ा है तो ठीक है, आप काम चला रहे हो। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, जब से नई अपडेट्स आई हैं आपका ऑन पेज बहुत ज़्यादा वो हो गया है, पावरफुल हो गया है, पावरफुल रखने की ज़रूरत हो गई है आपको। टेक्निकल एसईओ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ गई है। और ऑफ पेज जिसको हम बहुत ज़्यादा समझते थे, अब वो 20% तक आ गया। तो इस तरह की है, जो जितने भी आपके स्टैट्स हैं उनको अच्छी तरीके से आप स्टडी करें, उनके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें कि कोई भी चीज़ चलो ग्रीन ना तो कम से कम येलो में हो हमारे पास ना, मॉडरेट हो कि चलो काम चलाया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे हमें नज़र रखनी है। और दूसरा भी एक नज़र देख लेते हैं, ये एक टूल जीटी मैट्रिक्स कि वो हमें क्या स्टैट दिखाता है। तो ये इसने आपको स्टैट्स दिखाए हैं। और अच्छा, इसका सीन ऐसा है कि जो जीटी मैट्रिक्स है ना, ये ग्रेड की फॉर्म में, वो तो हमें पूरा बताता है 49 स्कोर है क्या। ये हमें ग्रेड्स की फॉर्म में बताता है, और माशाल्लाह इनका ग्रेड आ रहा है ई। ठीक है, ये ना समझिएगा कि मैं मजाक उड़ाने के लिए कर रहा हूँ, ये आप समझ लें जैसे मेरी अपनी ही वेबसाइट थी। ये वेबसाइट है जहाँ मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, और बड़े अच्छे में सन के वो अच्छा टाइम गुजरा है। तो क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट अभी कोई ज़्यादा, उसको तो पहली बात टाइम भी नहीं हुआ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं पड़ा हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टैट्स हैं जो थोड़े हमें नजर आए, ठीक है, ये ना कि बिल्कुल खाली खाली पेज नजर आए, नो डेटा लिखा नजर आए। तो ऑब्वियसली ग्रेड ए का मतलब होता था कि सबसे बेहतरीन, फिर भी उससे कम सी, उससे कम डी, और फिर इस तरह ना। तो परफॉर्मेंस अच्छा 51% लिखा हुआ है। और बाकी इन्होंने ये बताया हुआ है आपको, अगर हम आए, अच्छा ये वो बता रहे हैं, वहां पे तो सिर्फ तस्वीर थी ना ट्री मैप की, ऊपर सेकंड नहीं लिखे थे, यहाँ पे सेकंड्स पे है कि 0.9 सेकंड तक या 1 सेकंड तक तो इमेज आती ही नहीं। ठीक है, आपकी इमेज आती है जो लार्जेस्ट, अच्छा जो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट नजर आता है वो हमें 2.1 सेकंड पे जाके मिलता है। ठीक है, और इंटरेक्शन टाइम 5.2 सेकंड है, और जो फुली लोडेड हो रही है आपकी वेबसाइट वो 9 सेकंड्स में है। तो 9 सेकंड एक बहुत बड़ा टाइम होता है वेबसाइट को लोड होने में। आपको पता है आइडियल टाइम जो होता है वो होता है कि मैक्सिमम अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी तो 2 to 3 सेकंड्स में आपकी वेबसाइट पूरी लोड होकर आपके सामने होती है। 9 सेकेंड्स, ये हमें ऐसे सुनने में लग रहा होगा 9 सेकेंड जी क्या पता लगता है, लेकिन नहीं, 9 सेकेंड टेक्निकल एसईओ के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर इसी तरह इन्होंने कुछ यहाँ पे इनकी सारी चीजें बताई हुई हैं जो हाई है, इसका मतलब इनको फौरी तौर पर ठीक करने की जरूरत है। उसमें रेड होता था, इसमें हाई है। मिड हाई का मतलब, और मिड का मतलब है येलो, और वो एक्सेसिव डोम साइज। अच्छा, डोम साइज आप समझ लें एक वेबसाइट का जो मेमोरी यूजेज होता है ना, वो हो गया कि मैं वेबसाइट का जो मेमोरी यूजेज है वो काफी ज्यादा है। और कब में ऑलमोस्ट चीजें सारी वही हैं, मिलते जुलते हैं स्टैट्स काफी तक, देखिए रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, वहां पे भी जावास्क्रिप्ट का लिखा होता। तो ये स्टैट्स पढ़ना बड़े जरूरी होते हैं। इनको देखना चाहिए हमें कि हमारी क्या क्या चीजें हैं। ऑब्वियसली एकदम से 50 स्कोर से हम 95 स्कोर पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन जो जो चीज़ें एटलीस्ट हम ठीक कर सकते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं हम। 50 से 65 स्कोर कर ले अपना, फिर ऐसे 70, मतलब स्लो एंड स्टडी उसको करते रहना चाहिए।
तो ये चीज़ बताने का सारा मकसद ये होता है कि यार आप इनको थोड़ा सा एनालिसिस करें अपनी वेबसाइट्स का। हम सबको करना चाहिए, जो जो भी इस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी की जॉब कर रहे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली एसईओ का कोर्स सीख रहे हैं और इसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स को देखना है, हम किसी को नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं। और ये चीज़ें दिखाने का मकसद यही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका बाज़ दफ़ा हमारे जहन में ख्याल भी नहीं आता, उनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है आपका। ठीक है, अब एक वेबसाइट जो 9 सेकंड ले रही है, तो कितनी ट्रैफिक आपकी होगी जो यहीं से इसी पे लोडिंग टाइम की वजह से वापस चली आती होगी। अभी यहाँ पे हमने एसईओ की बात कुछ नहीं की कि एसईओ अच्छी हुई भी या नहीं हुई, कौन से नंबर पे रैंक करी, कौन से पे नहीं करी। अब इससे हम ये बात करें, अगर कहीं पे नजर आ जाए यूजर को, तो पता नहीं कितने यूजर्स यहाँ उनको नजर आती होगी, क्लिक करते होंगे और फिर वो लोडिंग टाइम देख के क्या है, लोड हो ही नहीं रही, वो वापस चले जाते होंगे। तो ये हम सबको हर चीज के लिहाज से एसईओ को देखना है। तो ये था आपका पेज स्पीड एनालिसिस। फिर इसमें आता है आपका रोबोट्स टीएक्सटी फाइल। अच्छा, ये अब हमने देखना है कि रोबोट टीएक्सटी फाइल क्या चीज़ है। बड़े मजे की चीज़ होती है। पिछले लेक्चर में या फिर उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑन पेज में साइटमैक डॉट एक्सएमएल क्या चीज़ होती है, और वहाँ हमने एक चीज़ देखी थी कि बेसिकली वो क्रॉलर के लिए होता है कि आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज वे में उसके सामने पेश करते हो, ताकि आपकी जो क्रॉलिंग है वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और इलेबोरेट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपने सारे लिंक्स रखे हुए होते हैं अपनी वेबसाइट के, कि जो कि आप चाहते हो कि जिनकी क्रॉलिंग हो और जो कि आप चाहते हो इनकी इंडेक्सिंग हो। तो उसी के उलट रोबोट टीएक्सटी फाइल आपकी वो जगह होती है जहाँ पे आपने सारे वो वाले यूआरएल्स रखे होते हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि जो क्रॉलर है वो उसको क्रॉल ना करे, इसको इंडेक्स ना करे। हाँ जी, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, सॉरी हाँ, कुछ फाइल्स कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि ये क्रॉलर जो है क्रॉल ना करे, क्योंकि या तो वो इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं, उनका रैंक करना कोई मायने रखता नहीं, या फिर वो वहाँ पे बहुत एक कॉन्फिडेंशियल आपकी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेबसाइट है, चलो एक वेबसाइट लेते हैं अपनी वाली ये। ठीक है, अब ये वेबसाइट है इसका, अच्छा बाई चांस ये पेज ही खुला है, मैं ये दिखाना था। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला एक पेज है। ठीक है, यहाँ पे जो भी बनता था हम कहते हैं कि आपने नाम वगैरह ईमेल वगैरह एंटर करें। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस पेज पर रैंक करवा के हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह के पेजेस को हम यहाँ पे डालते हैं कि यार आप यहाँ पे, वहाँ यहाँ के लिंक्स हम उस रोबोट की अच्छी फाइल में डालते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को रैंक ना करो। अब इसको जरा देख लेते हैं कि इसका दिखता कैसे है और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, वो समझ लेते हैं थोड़ी सी। किसी भी अपने अपनी आपने वेबसाइट का वो खोलना है रोबोट डॉट टीएक्सटी, तो उसके आगे आपने लिखना है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। ये करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, बल्कि से पहले मैं इसको चेक कर रहा था, मैं कहते नोट पैड में मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया होगा। हाँ बहुत सारा। ठीक है, जो चीज़ें बाद में इनको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए ना, कि वहां से फिर जाऊंगा खोलूंगा कॉपी करूंगा फिर यहाँ आऊंगा पेस्ट करूंगा, इसलिए। ठीक है, अब ये डिटो सारा हुआ है कि जहाँ से कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट greenwopartment.com का रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल खोला, ये मेरे सामने है, इसको मैंने कॉपी किया नोट पैड के अंदर ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है, इसकी एक छोटी सी कोडिंग टाइप होती है जिससे हमने आपने डरना नहीं, देखे कोडिंग आगे हो अब क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका लिखने का तरीका होता है यूजर एजेंट, आगे ये स्टैटिक इसे हम कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो भी सर्च इंजन होगा उसका, ऑब्वियसली जो कोई भी सर्च इंजन होगा उसके बॉट्स होंगे, क्रॉलर्स होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिसअलाउ करके जो भी लिंक लगाया हुआ है, इस डिसअलाउ करके ये लिंक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपने इस वाले एडमिन सेक्शन को क्रॉल नहीं करना। ठीक हो गया। अब स्टेरिक ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि चाहे कोई भी सर्च इंजन हो, गूगल हो, याहू हो, बिंग हो, सफारी हो, कोई भी सर्च इंजन हो, उसने इस पेज को क्रॉल नहीं करना। ठीक है, स्टेरिक का मतलब होता है सारे के सारे सर्च इंजन प्लगइन्स वगैरह कोई भी हम किसी को हम इजाजत नहीं दे रहे कि इस पेज को क्रॉल करे। ठीक है, अब आप कहते हो कि यार बेशक गूगल का क्रॉलर क्रॉल कर जाए, बिंग का क्रॉलर क्रॉल कर जाए, लेकिन याहू का नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मतलब ये जो डिसअलाउ वाला लिंक है इसे मैं सिर्फ याहू के लिए स्पेसिफिक रखना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्टडी हटा के हम लिख देंगे याहू। ठीक है, बस अब हम ये लिख देंगे, इससे क्या होगा, ऐसे हम उसको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर गूगल का सर्च इंजन आ रहा है, गूगल का सॉरी गूगल का क्रॉलर आ रहा है, तो इसको इसको क्रॉल कर ले, कोई मसला नहीं।
सफारी का आ रहा है वो उसको क्रॉल करे, कोई मसला नहीं। बिंग का आ रहा है उसको क्रॉल करे, कोई इशू नहीं। लेकिन याहू के बॉट ने इसको क्रॉल नहीं करना। ये याहू के लिए मैंने इसको डिसअलाउ कर दिया। ठीक होगी, बात समझ आ गई। अब चलो, ये चीज तो हमें पता है कि यार रोबोट और टीएक्सटी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। वहां पे हमने सारे वो लिंक्स रखने होते हैं जिसके बारे में हम चाह रहे होते हैं कि आपका जो हमारा जो सर्च इंजन है उसका क्रॉलर क्रॉल ना करे। ठीक है, हमने कुछ ऐसे पेजेस हो सकते हैं जिनके रैंकिंग करवाने का कोई फायदा नहीं, जैसे कॉन्टेक्ट अस वाला पेज। ठीक है, या कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जैसे बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं कि जहाँ पे आपकी क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा पड़ा होता है। ठीक है, वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग होती है, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन होती है, आपके क्लाइंट्स का कोई ना कोई पासवर्ड, ओपीटीपी, कुछ मतलब ओटीपी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, और ऑब्वियसली वो चीजें ऐसी जिनको हम लीक आउट नहीं कर सकते, तो वो सारी हम यहाँ डिसअलाउमेंट के लिंक्स लगाते हैं कि कोई भी सर्च इंजन हो उसका क्रॉलर या कोई प्लगइन हो या कोई इस तरह के एचआरएफ सनरेस्ट, इनके भी आपको पता है बॉट्स होते हैं, ये भी आके क्रॉल कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने आपको उसने बताया था कि समरश हो गया, एचआरएफ हो गया, जितने भी यहाँ के टूल्स हैं इन सबके स्टैट्स अलग अलग होते हैं क्योंकि इन सबके अपने क्रॉलर्स होते हैं। हो सकता है एचआरएफ का क्रॉलर पहले आके आके आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर गया और उसने अपने टूल के अंदर आपकी रैंकिंग बढ़ा दी हो। ठीक है, और समरश के अंदर आपकी रैंकिंग पिछली शो हो रही हो क्योंकि समरश के अभी क्रॉलर्स ने आके आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं किया। तो सिर्फ सर्च इंजन से ही नहीं बल्कि कुछ प्लगइन्स और इस तरह की चीजों के भी क्रॉलर्स होते हैं, वो क्रॉल करते हैं। तो स्टैटिक का साइन लगा के हम हर चीज को ब्लॉक कर देते हैं कि कोई भी सर्च इंजन प्लगइन टूल आपके क्रॉलर्स आके इस चीज को नहीं क्रॉल करेंगे। तो जो वेबसाइट बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने स्टैटिक लगाया, उन्होंने स्टैटिक लगाया होता है, और स्टैटिक से मुराद ये होता है कि कोई भी, चाहे सर्च इंजन है, प्लगइन है, कोई भी हो, वो इस हमारे लिंक्स को क्रॉल नहीं करेगा। अब डिसअलाउ में तो बात समझ आती है कि ठीक है, ये जगह ही ये हमारी फाइल ही ऐसी जिसमें हमने डिसअलाउ वाले लिंक्स बताने हैं कि आपने इनको क्रॉल नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे डिसअलाउ के साथ आपने अलाउ भी लिखा होता है। अब ये क्या सीन है, अलाउ के लिए तो हमने ऑलरेडी साइड में बताया क्या है कि सारे लिंक्स हैं, या आपने इसको करना है, तो फिर यहाँ पे क्या चक्कर है। यहाँ पे बेसिकली चक्कर ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फर्स्ट करो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट में मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। तो उस वेबसाइट में मेरा एक कैटेगरी है, उसका नाम है मेन क्लोथिंग। ठीक हो गया, तो मैं कह देता हूँ कि डिसअलाउ मेन। ठीक है, मैंने ये कर दिया। इसका मतलब है कि जो मेरी वेबसाइट होगी, यहाँ पे मैंने अपनी ये मेरी वेबसाइट का ये खुला हुआ है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की और मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन क्लोथिंग। अब इस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि कोई भी क्रॉलर आएगा, अभी तो चलिए यहाँ पे याहू बॉट मैंने बताने के लिए क्या था, हम इसको यहाँ पे स्टैटिक रखते हैं। ठीक है, कि कोई भी किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर आएगा वो मेन क्लोथिंग कैटेगरी को क्रॉल नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब मेन क्लोथिंग के अंदर ऑब्वियसली काफी है, तो मेन कैटेगरी मेन क्लोथिंग है। अब इसके अंदर सब कैटेगरीज है, मेन टी शर्ट्स हो गए, या मेन फॉर्मल्स हो गया, मेन जीन्स हो गया, मेन वॉचेस हो गए। ठीक है, अब अभी ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इससे मुराद ये है कि मेन क्लोथिंग की पूरी कैटेगरी जिसमें ये सारी चीजें आपकी टी शर्ट, फॉर्मल पैंट्स, वॉचेस सारी आ रही हैं, इनको किसी भी सर्च इंजन के क्रॉल ने क्रॉल नहीं करना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ठीक है सबको ना करें, लेकिन इसके अंदर जो आखिरी वाली थी ना वॉचेस वाली, वो उसको कर लें। ठीक है, या फिर आप कोई भी दरमियान वाली, दरमियान पहली कोई भी जिसको आप चाहते हैं कि नहीं है वो क्रॉल हो जाए, बाकी पूरी कैटेगरी ना हो, तो फिर आप अलाउ में यहाँ पे आपका अलाउ का काम आता है कि आपके यहाँ पे ये स्टैट डालते हैं, लिखता आप मेन क्लोथिंग स्लैश वॉचेस। ठीक है, इसका मतलब ये कि पहले मैंने ऊपर मैन क्लोथिंग को तो ब्लॉक किया था, मैन क्लोथिंग कैटेगरी को, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी है उसको लाओ कर लो। ठीक है, उसको आप क्रॉल कर लो वॉचेस को, लेकिन बाकी पूरी मैन क्लोथिंग की कैटेगरी जिसमें आपकी टी शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स, पैंट्स, शूज हो, जो भी हो, उनको आपने ब्लॉक कर देना है, सॉरी उनको आपने क्रॉल नहीं करना। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक और कैटेगरी वॉचेस, उसको मैंने अलाउ किया है, उसको आपने क्रॉल करना है। तो ये एक सिनेरियो एक अक्सर ये भी आ जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, वरना 95% चांसेस जो केसेस होते हैं वही होते हैं कि यूजर एजेंट वन के डिसअलाउ में ये जो लिंक्स होते हैं वो आपने डालने होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखे हमने कौन सी, हाँ ये अभी हमने खोल लिया इसका साइड और रोबोट और ये वाला, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ये वाला पेज जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है वो ना हो, तो हमने पूरा वेबसाइट नहीं कॉपी करनी, हमने सिर्फ ये जो स्लग है उसको हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है डिसअलाउ में, कि मैं नहीं चाहता इसको क्रॉल किया जाए। ठीक है,
चलाओ। ठीक है, तो इस तरह करना होता है। अभी तो हमने सारा समझ लिया कि ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। और फिर वही दोबारा सेम बात करूंगा जो पिछले लेक्चर में की, कि अभी तक जितनी भी चीजें आ रही है, ब्रेड क्रम्स हो गए, क्रॉनिकल टैग्स हो गए, ठीक है, और अभी ये साइट मैप हो गया, अभी रोबोट और टीएक्सटी हो गया, तो जब इनके हम कॉन्सेप्ट सुन रहे होते हैं या समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम कहते हैं चलो अब देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो हो सकता है मुमकिन मेरे जहन में बातें आती थी, हो सकता है आपके जहन में भी बातें आती हों कि यार ये पता नहीं कितनी, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी रॉकेट साइंस होगी, क्या अजीबोगरीब कोडिंग, कैसे बड़े बड़े कोड्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके वो चीज़ जनरेट होगी जो अभी हमें नजर आ रही है। लेकिन जब हम वर्डप्रेस पे आते हैं तो सिंपल एक वो वाली चीज़ हो गई, जैसे बटन ऑन ऑफ करना होता है, बस वो वाला ऐसा हो गया। सो ऑल थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी के जब से वर्डप्रेस है, इसने लिटरली आपकी ज़िंदगी को बड़ा आसान कर दिया। इसलिए जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, सॉरी उसमें बात की थी ऑन पेज के पहले लेक्चर में, कि बीइंग अ एसईओ एक्सपर्ट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और बैक एंड की कुछ ना कुछ चीज़ों की नो हाउ हो। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो एसईओ का बंदा है, बैक एंड है, ये वेब डेवलपर को दो। क्योंकि इसकी वजह ये है कि वर्डप्रेस ने बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया है। लिटरली अगर आपकी कस्टमाइज की होती ना वेबसाइट्स, तो ये अब तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, स्पेशली जो अभी मैंने गिनवाई है, ब्रेड क्रम्स, कैनोनिकल टैग्स, आपके साइट में स्पेशली रोबोट टीएक्सटी, इनकी प्रॉपर कोडिंग के थ्रू हमने करना होता है। या कोई फाइल्स हमने कोई कोड लोड करना होता है, फिर उनकी सी पैनल में जाके फाइल ढूंढनी होती, वहां पे उन्हें अपलोड करना होता, कॉपी करना होता, पेस्ट करना होता। ये सारे झंझट से हम बच गए। अब सिर्फ हमने वर्डप्रेस में जाकर उसको सिंपल ऑन ऑफ वाला बटन करना होता है हमें। तो इसमें हम जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमने इसको करना है। अच्छा, मेरे इस वाली फाइल में तो वो योस्ट नहीं है, तो मैं योस्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ। ये खोल लेना है बैकएंड। जी, तो जनरल सेटिंग में मेरे ख्याल से हमने जाना है इधर। ये ओहो, so yes। पहले वाला क्लिक हो गया था तभी ओपन हो गया। इसको हम यहाँ से खोला, स्विच।
पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने याहू बोर्ड लिख दिया, लेकिन नहीं करते हैं इसी वजह से, क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइट इस पर नहीं बनती। तो राइज बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो आपकी मर्जी है मानना। ओके जी, तो यहाँ पर मैं जो प्लगइन यूज कर रही हूँ वो ऑल इन वन एसईओ यूज कर रही हूँ। वैसे आप ये योस्ट में भी, अपन एसईओ में टूल्स में जाना है, ठीक है। योस्ट में भी आपको टूल्स में ही जाना है। तो ये देखिए टूल्स में हम आ जाएंगे, तो टूल्स में आने के बाद ये देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है रोबोट डॉट टीएक्सटी एडिटर। स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो फाइल बनी हुई है। फाइल में सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका डायरेक्टरी पाथ यानी आपका जो स्लग है, आपका जो परमानेंट है, वो यहाँ पर ये हम आ गए बैक एंड पे, और क्योंकि यहाँ पे है ऑल इन वन एसईओ नहीं किया, तो हम जाएंगे इधर ऑल इन वन एसईओ में, और इसमें फिर हमने ओपन किया टूल्स। जैसे आप टूल्स ओपन करोगे तो ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल एडिटर, इसने प्रीव्यू दिया हुआ, भैया पेज ओपन हो जाएगा, ये इसको ओपन करेंगे, हम करेंगे तो ये बना हुआ, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या है, इसने आपको ये बताया इनेबल कस्टम, ठीक हो गया। यूजर एजेंट यहाँ पे अगर तो आप डायरेक्ट लिख दोगे तो ये होगा कि आप हम जिसको अलाउ या डिसअलाउ करने लगे हैं सबके लिए, ठीक है। अगर आप कुछ लिख दोगे याहू बॉट या बॉट तो स्पेसिफिक उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक करना है और यहाँ पे आपने अपना वो लगा देना पाथ जो स्टग है, ये कंट्रोल सी, ये मैंने कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। और अब इसको डिसअलाउ करना, मैं डिसअलाउ कर दूंगा, ठीक है। अब जितनी चीजें ऐड करवानी इसमें आप करवाते जाओ, कुछ को अलाउ करना तो फिर आप यूं कर दो अलाउ, जो हम पहले डिसअलाउ कर देते हैं। यहाँ पे एक वो मैन क्लोथिंग जो हम पढ़ के अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो देख लेते हैं मैन, ठीक है। किसको डिसअलाउ करना, फिर हमने कहा था कि नहीं यार मैन क्लोथिंग में तो काफी कैटेगरीज हैं, तो जो उसमें वॉचेस वाली होगी उसको आप अलाउ रखना, ठीक है। तो कोई भी क्रॉलर है वो उसमें आपका जी स्लैश वॉचेस, ठीक है। ये यूं करके आपने इसको यहाँ पे ऐड रूल कर देना है, और ऐड रूल करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो रोबोट और टीएक्सटी फाइल है वो अपडेट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके का था ये, हमने देखा। तो वर्डप्रेस ने वाकई में आप लोगों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, बहुत ज़्यादा। चेंजेस नहीं सेव हुए, हम सेव करना भी नहीं चाह रहे थे, इसको लीव करो और वापस आते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन पे, कि अब देखते हैं हम और क्या चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। अच्छा, उसके बाद है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखते हैं। गूगल सर्च कंसोल बेसिकली ये होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। उस पे दो लोग आएंगे, उस पे यूजर्स भी आएंगे, उस पे क्रॉलर्स भी आएंगे। तो क्रॉलर से रिलेटेड कोई भी आपका इंटरेक्शन होगा वो आपको बताएगा गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। इसी तरह अगर आपको यूजर से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिलेगी गूगल एनालिटिक्स में।
अब गूगल सर्च कंसोल में क्या है कि आपको क्रोलर के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रही है, क्रोलर की वेबसाइट के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रही है वो आप देख सकते हैं कि वो उसको इंडेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको किससे मिलती है, वो आपको मिलती है गूगल सर्च कंसोल से। इसमें होता है कि आपको रियल टाइम डेटा नहीं मिल रहा होता, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे आनी है, यहाँ पे बॉट्स आने के, वो कब आ रहे हैं, और वो रियल टाइम डेटा ये होता है कि आप साथ साथ देख रहे हो कि इस वक्त करंटली मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और वो सारा बता रहा होता है कि इस मतलब वहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा था कि अब पाकिस्तान से आपके पास आवाम आ रही है, इंडिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, कहाँ कहाँ आ रही है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि इसमें जो आपको पता लगता है वो सिर्फ और सिर्फ गूगल सोर्स से पता लग, जो ट्रैफिक आ रही है उसका पता लगता है। देखें, आपके जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है वो फेसबुक ऐड से भी आ सकती है, वो पिंग से भी आ सकती है, वो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन ये उस वाली ट्रैफिक का आपको सर्च करके बताता है जो कि गूगल से डायरेक्टली आ रही हो, ठीक है। तो ये इसमें चीजें हैं। अब इसका इंटरफेस कैसे दिखता है, ये होता क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है हमने, ये हम देखते हैं। ये होता इस तरह का सीन है कि आप जैसे मेरा ये ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का जीमेल अकाउंट मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गूगल सर्च कंसोल। मेरा गूगल सर्च कंसोल ये आगे लिंक, अब ये जब ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन व्यू अपार्टमेंट का गूगल सर्च कंसोल ओपन होगा, क्योंकि मेरा जीमेल उसका खुला हुआ है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस दिखता है इस तरह का कि अब आपको बता रहा है कि टोटल आपके वेब सर्च पे क्लिक्स कितने आए हुए हैं, ठीक है। मतलब इसमें आप हर चीज इसकी देख सकते हैं, हर चीज एक ही चीज आपको बताई गई होती है। मोबाइल यूजेबिलिटी कितनी है, पेज एक्सपीरियंस कैसा है। देखिए कुछ जगहों पर नो डाटा है, मैंने बताया ना कि अभी वेबसाइट इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ बीच में वर्किंग पे चल भी रही है, इसलिए मैंने वहाँ पे जो पेज स्पीड वगैरह रखा था वहाँ पे मैंने होराइन कोड डाला था, ताकि हमें वो पता लग सके कि हमें सॉलिड डाटा वगैरह मिल सके, ठीक है। ये ओवरव्यू हो गया, यहाँ से आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि टोटल क्लिक्स कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, एफबीसीटीआर कितने के, क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है इसकी, ठीक है। फिर क्यूरीज के लोग क्या क्या सर्च करके उस पर क्लिक करते हैं, ड्रीम अपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्च किया 97 कलेक्शन पे, 518 इंप्रेशन आए हैं उस पर, ठीक है। इंप्रेशन ये होता है कि लोगों के सामने से कितने लोगों के सामने गुजर गए, जैसे ये होता है ना कि एकदम मैंने यूं गुजार दिया स्पीड से, ठीक है। अब ये फर्स्ट में यहाँ पे ड्रीम अपार्टमेंट का लिंक पड़ा हुआ है, मैं ये एकदम जाके यूं कर लूँ, ठीक है, तो ये मेरे इंप्रेशन में काउंट हो जाएगा। मैं दोबारा ऊपर करूंगा, ये इंप्रेशन 2 हो जाएगा, फिर दोबारा ये इंप्रेशन 3, तो इंप्रेशन ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट पे सबसे ज्यादा क्लिक है, फिर ग्रीन व्यू अपार्टमेंट पे 70 है, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट जी एच हो तो 40 है। इस यहाँ पे हर चीज ना बताई होती है आपको, ठीक है। अब सीन ये कि आप इसको अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट कैसे करते हो, मेरा तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। तो कोई तरीका देखते हैं कि शायद कुछ हमें मैंने पंगे लेने की कोशिश की थी, रिमूव करके मैं दोबारा ऐड करता था, लेकिन उसमें मुझे वाले स्टेप्स ही देता था, वो ऑन ऑफ वाला बटन के हिसाब से हो रहा था। ये करके देखते हैं कि ऑलरेडी इन्होंने कोई लिंक डाला हुआ है। ये मेरा क्लाइंट था गुलू मार्केट प्लेस, डन हो गया, ठीक, देखिए आपका, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे हुआ हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आपने अपनी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल बनाना है, ठीक है, तो आप जैसे ही करेंगे आपको शुरू में एक इमेज दिखाई देगी, वो बताऊँ किस तरह की दिखाई देगी, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। आप यहाँ पे आएंगे और आप करेंगे ये ठीक है। यहाँ पे वो कहेगा कि अपना यूआरएल डालो www.remoapartment.com, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आएगा, अभी तो मुझे लिखा है वेरीफाइड ऑनरशिप, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा हुआ हुआ है। जब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गुलू मार्केट प्लेस ऐसा है जिसका भी नहीं बना हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट करो, आपने वहाँ पे गुलू मार्केट प्लेस डॉट कॉम डाल दिया, आई एम सॉरी, मैं इसकी प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी तरह करके दिखा सकता हूँ कि मेरे पास कोई 10 12 अपनी वेबसाइट्स नहीं कि कुछ का बनाया कुछ का नहीं बना, तो एक का मैं बना के दिखा दूँ। तो ऑब्वियसली जिनके मेरे पास एक्सेस है मैं उन्हीं का कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, जिनका एक्सेस है उनके ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जैसे आपने लिंक डालेंगे ना, इसमें चेकिंग वेरिफिकेशन आएगा, इस यहाँ लिखा हुआ और ये आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ सिंपल सा काम है इसका, भी यकीन करें जितनी भी चीजें हैं आपने किसी में परेशान नहीं होना, कह रहे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सबकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ऑफ वाला हिसाब है, ठीक है। ये अब आप देख लें, आपको एक HTML फाइल नजर आ रही है, इस नीचे डाउनलोड द फाइल नजर आ रही है, ठीक है।
ये उनके लिए होता है जिनकी जो वेबसाइट है वो कस्टमाइज बनी होती है, कोडिंग के ऊपर बनी होती है। इसको फिर आप यहाँ से कॉपी करते हो, आप अपने सीम पैनल में जाते हो, वहाँ पे कोई फोल्डर होता है, वहाँ पे आप उसको पेस्ट करते हो, फिर आगे का प्रोसीजर होता है। लेकिन चूंकि मैंने काम ही वर्डप्रेस पे किया, मेरी सारी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है, तो मैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है HTML टैग, ठीक है, आपने इसको क्लिक किया और आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये इसको बस आपने सिंपल एक कॉपी ये कर दी। ना ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, शायद हो गया, शायद वो फील नहीं आ रहा है, तो वो होता है ग्लिच सा आता है बहुत। कंट्रोल C कर दिया, ठीक है। फिर आपने अपने जाना है बैकएंड पे, ये बैकएंड, ठीक है। बैकएंड पे गए, आपने खोला ये ऑल इन वन SEO, और इसके आगे आप सर्च अपीयरेंसेस में, सर्च अपीयरेंसेस में नहीं आया, सॉरी, ये आए जनरल सेटिंग्स। देखिए जनरल सेटिंग में यहाँ पे आपको लिखा वेब मास्टर टूल्स यहाँ पे है, और आते साथ ही पहले नंबर पे हमारा क्या लिखा है, गूगल सर्च कंसोल। इसको आपने ओपन किया तो ये ऑलरेडी ये लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह उस कंट्रोल को कंट्रोल V कर देना। ये कंट्रोल V करते साथ ही आपने नीचे जाके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना और काम सारा खत्म। ये था सारा काम। फिर उसके बाद आप वापस ये करने के बाद आप इधर आए, कहाँ ये है, आप इधर आएंगे और आप इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो फिर आपके सामने वेरीफाई एक लोडिंग सा बनाएगा, और उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई दे देगा। ये सिंपल से 2 स्टेप से बस इसके, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे हुई भी है, और मैंने आपको ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड करने से पहले कई दफ़ा कोशिश की कि मैंने इसको जाके यहाँ पे इसको मैंने डिलीट किया है अपनी प्रॉपर्टी को, और उसके बाद मैंने दोबारा ऐड किया। लेकिन वो जो ऐड करना होता था उसमें मुझे सारा प्रोसीजर नहीं वो कर रहा था, वो उसे ऐड करके यस मैं करता तो एक बार इंटरफेस आ जाता था। तो मेरा मेन मकसद ये था कि आपको वो चीज़ दिखाना कि वो कौन सा टैग है जो आपने कॉपी करना है और कहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो इस समय थोड़ा जुगाड़ू सिस्टम जो भी लग रहा था, वो मैंने कहा चलो मैं दिखा दूं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी कैसे, कि मेन चीज आपको समझ आ जाए। तो ये तो होता है गूगल सर्च कंसोल, और इसी तरह एक होता है आपका गूगल एनालिटिक्स। उसमें भी मुझे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी दोनों वेबसाइट के हुए हैं, लेकिन एक उसमें भी मैंने जुगाड़ से निकाला है, तो उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स उसके बरक्स बिल्कुल वो है कि आपका आपकी वेबसाइट का जो भी ऑडियंस, आपकी आपकी ऑडियंस जो भी इंटरेक्ट करती है आपकी वेबसाइट के साथ, वो आपका काउंट होता है गूगल एनालिटिक्स के अंदर। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें इंटरेक्शन होता था आपका क्रॉस का वेबसाइट के साथ, यहाँ पे होता है यूजर्स का वेबसाइट के साथ। वहाँ पे आपके पास रियल डेटा टाइम अवेलेबल नहीं होता, यहाँ पे है कि अगर आपका वो गूगल एनालिटिक्स है तो आपको सारा बता रहा होगा कि इस वक्त कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया हुआ है, वो कहाँ से आया हुआ है, वो कौन से एरिया से आया हुआ है, कौन से मुल्क से आया हुआ है, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह, जो स्पेसिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, वो सारी चीजें बता देगा। और उसमें वो चाहे जहां मर्जी से आ रहा हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ रहा है, वो फेसबुक के थ्रू आ रहा है, वो किसी भी सर्वर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। वहां पे तो ऐसा सिर्फ गूगल के थ्रू जो आएगा वो वाली ट्रैफिक आपको बताएगा, यहाँ पे सब कुछ बता रहा होता है। अभी दिखता कैसे ये भी देख लेते हैं। ये आपको इस तरह से दिख रहा होता है, ठीक है। यूज इन लास्ट 30 मिनट्स एक आएगा हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम कुछ देख लेते हैं क्या रिपोर्ट्स वगैरह। ये भी बिल्कुल एक इनकी नई वेबसाइट है, फिर भी हैरत की बात है 7 यूजर्स आए जिनमें से 5 न्यू है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये इसका इंटरफेस है जो कि आपको इस तरह से दिख रहा होता है, और इसको हमने अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट कैसे करना होता है वो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले बात स्टार्टिंग में ये पूछते हैं आपसे कि आप जो डेटा इकट्ठा करना चाह रहे हो वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए। तो हम कहते हैं वेबसाइट के लिए, हमने वेबसाइट के लिए डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है वेबसाइट का नेम, तो हमने कह दिया ग्रीन व्यू apartment.com, ठीक है जी। और वेबसाइट का नाम क्या होगा जी? वेबसाइट का नाम होगा ग्रीन व्यू, ठीक है जी। क्रिएट स्ट्रीम कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट स्ट्रीम कर दी।
अब आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके 2-3 मेथड होते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि ये डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए। कुछ प्लगइन इसको चाह रहे होते हैं कि आप ये जो ट्रैकिंग आईडी है बस ये हमें दे दें और वहाँ पे अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे पेस्ट कर दें। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आपने योस्ट वगैरह, क्योंकि मोस्टली लोगों ने योस्ट वगैरह किया होता है, तो योस्ट पे भी ये होता है कि वो कहते हैं आप ये वाला इसको कॉपी करो। ठीक है, कॉपी हो गया। और अब सिंपली क्या है, वही एक स्टेप जिसका मैंने बताया, वर्डप्रेस ने ज़िंदगी आसान की है, वही वाली बात आ जाएगी यहाँ पे कि आप आए ग्रीनवू के बैक एंड पर। सॉरी, ग्रीनवू अपार्टमेंट में वो नहीं है योस्ट, ये नियाज़ वाली को खोल लेता हूँ मैं। ये नियाज़ का बैक एंड, हाँ। अच्छा, इसमें आप आए और आपने एक प्लगइन होता है, वो मैंने भी किया वो है। हाँ, ये देखते हैं इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। ठीक है, प्लगइन आई गेस कि आप सारों को करना आता होगा। ऐड न्यू में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाकर आप लिखते हैं इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। यहाँ पे आपकी ऐप आ जाएगी, उसको इंस्टॉल नाउ करना। इंस्टॉल नाउ के बाद आपने एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट कर देंगे तो साथ ही आपको सेटिंग में इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स नजर आ रहा होगा और आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना बस। ये आपने इतनी सी थोड़ी सी आपने ये काम करना है थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे ही आपका ये वाला पेज खुलेगा तो साथ ही आपने हेडर में ये वाला जो कोड है वो पेस्ट करना है, और पेस्ट करते साथ ही मेरे भाई आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ, मैंने किसी और तरीके से किया हुआ है, और ये प्लगइन भी मैंने अभी इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इजिएस्ट वे में। क्योंकि आपको पता है कि हर 5-6 महीने में आपकी एसईओ अपडेट हुई हो रही थी, बल्कि 5-6 महीने भी नहीं कहना चाहिए, अब तो एक एक महीने में या 2-2 महीने में आपकी अपडेट नई अपडेशन आ रही है। तो जिस जैसा नॉलेज नहीं आ रहा है, आसानी कहीं कहीं आ रही है, तो वो मैंने ये चाह रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। तो ये था आज का लेक्चर, टेक्निकल इश्यू हमारा खत्म हुआ। और आज हमने चंद चीज़ें पढ़ी कि पेज स्पीड एनालिसिस किस तरह करते हैं, किन टूल्स के थ्रू करते हैं, कितना ज़रूरी है, और किन किन चीज़ों का क्या क्या मतलब होता है। रोबोट टीएक्सटी फाइल कैसी होती है, उसमें चेंजेस जो आपने करनी है वो किस तरह करनी है, और उसको आसान तरीन तरीके से कैसे बनाना है वो भी देख लिया। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, दोनों के डिफरेंसेस पढ़े, दोनों होते क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों का इंटरफेस कैसे होता है, दोनों क्या क्या चीज़ें आपको बताती हैं, और दोनों को कितने आसान तरीके से, कितने आसानी के साथ आप अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है